अरे सुबह के 9 बज गए और ये हवेली वाले अभी तक नहीं उठे। अरे इस वक्त तो रसोई घर में भी इतनी चहल पहल होती है। और छोटी बीबी जी और बड़ी बीबी जी कहाँ है सब लोग? बीबी जी, साहेब, बीबी जी। लगता है रात के कार्यक्रम की वजह से ज्यादा थकान होकर इसीलिए नहीं उठ पाए। चलो चंपा रानी, तुम्हें उठाना पड़ेगा जाकर, भले ही फिर डांट पड़ जाए। बीबी जी, साहेब, बीबी जी उठिए, 9 बज गए। बीबी जी, बीबी जी। क्या हो गया? ना कोई खून खराबा और ना ही कोई हाथापाई, सिर्फ गले पर चोट के हरे निशान। सर, इन चारों को भी वैसे ही मारा गया है, रुमाल में पत्थर बांधकर। पहले शालिनी, फिर रूहान और अब ये चारों। सर, पूरा घर साफ कर दिया, रुपए पैसे गहने सब लेके कुछ भी नहीं छोड़ा। मुझे नहीं लगता है किसी एक आदमी का काम हो सकता है। चोरी, लूट और फिर खून। सर, अब इन लोगों का स्टाइल थोड़ा थोड़ा मेरी समझ में आ रहा है। ये लोग छोटे शहरों में अपना शिकार करते हैं ताकि किसी की नजर में ना आए। देखिए, क्या आप बता सकती हैं कि कल रात को आपने इस घर में किसी को आते जाते हुए देखा था? कोई मेहमान या फिर कोई और? साहब, कल 8 बजे तक तो हम इसी घर में काम कर रहे थे। हमने रात के बर्तन साफ किए, सबके बिस्तर लगाए और फिर हम पांचों घर से बाहर साथ में ही निकले थे साहब। पांचों मतलब? बड़ी मेम साहब, छोटी मेम साहब, बड़े साहब, छोटे साहब और हम। मतलब कल शाम को ये चारों कहीं बाहर गए थे? वो लोग कोई नाटक देखने के लिए गए थे। नाटक? कौन सा नाटक? महाभारत कला भवन नाटक मंडली का। मैं भी वहीं पे था। तुमने उन चारों को वहां पर किसी अनजान आदमी से बात करते हुए देखा था? नाटक खत्म होने के बाद चारों मंडली वालों से मिलने के लिए रुके थे, उनकी तारीफ करने के लिए। और बातों ही बातों में उन्होंने कला मंडल कंपनी को 50,000 रुपए देने का वादा भी किया था। 50,000? इतने सारे पैसे क्यों? कला के पुजारी थे और बहुत पैसे वाले थे वो लोग। जरूर ये काम उन्हीं नाटक मंडली के कलाकारों का है। अगर उन्हें जल्द से जल्द रोका नहीं गया तो न जाने और कितने मासूम लोगों का खून करेंगे ये लोग। लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं है हमारे पास। अब इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एसीपी सर के प्लान बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम पांडवों और आपकी पुत्र वधू द्रौपदी को 13 वर्ष अज्ञातवास में जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे अपने वचन का पालन करने दीजिए। अबे यार, कॉस्ट्यूम में मजा नहीं आ रहा यार। ए, हंसो मत यार, कंसंट्रेट करने दो। चलो स्टार्ट करो। बस! कौरवों और पांडवों में मित्रता नहीं हो सकती, केवल शत्रुता हो सकती है, शत्रुता। पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर अज्ञातवास जाना ही होगा और हस्तिनापुर पे केवल दुर्योधन राज करेगा, केवल दुर्योधन। चलो भाई, किसकी लाइन आगे? अरे आगे अर्जुन और भीम की एंट्री है। दिनेश तो अचानक गायब हो गया, बचा रोहान, वो ऐन वक्त पे छोड़ के चला गया। हमें और कलाकार चाहिए। और द्रौपदी? द्रौपदी के बिना तो कैसी महाभारत? और फिर द्रौपदी के बिना महाभारत का तो युद्ध ही नहीं हो सकता ना। अरे यार, मैं मुद्दू साहब से कितनी बार बोल चुका हूँ कि कलाकारों का अरेंजमेंट करें, उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। ये मुत्तू साहब है कहाँ? तुम्हारी बात सुन ली गई है संजीव। मैं अपने साथ ऐसे कलाकारों को लेकर आया हूँ जो कला भवन नाटक मंडली में हमारे साथ परमानेंट काम करने के लिए तैयार है।
क्या बात है? कहाँ है वो कलाकार? आओ ऊपर आओ सब लोग। आओ सभी लोग आओ। मिलिए हमारे नए कलाकारों से। ये है भीम, ये अर्जुन और ये द्रौपदी। नमस्ते। आप लोगों के साथ काम करने में बहुत आनंद आएगा। कला भवन में आपका स्वागत है। मैं केतन। और आप? मैं तारिका। हमारा नाम नहीं पूछेंगे क्या? मैं अभी, और ये इनसे मिलिए, ये दया, बहुत दयालु हैं। हम सब नाट्य मंडली में काम कर रहे थे साथ में। मुद्दू साहब ने हमें आपके नाटक में रोल देने का वादा किया तो हम लोग मना नहीं कर सके। अच्छा, वो मधु साहब से पैसों की बात हो गई आप लोगों की? हाँ, पैसों की बात हो गई है। आप चिंता मत कीजिए। अब तो बस आप हमारा काम देखिए। सर कुछ भी नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला। सर इस तरफ तो नहीं है। चलो इस तरफ चल के देखते हैं। गहने जल्दी से तैयार करो। इस दुकान के मालिक कौन है? अंदर है साहब। कहिए, मैडम के लिए अच्छा सा हार दिखाऊं? देखते ही खरीद लोगे आप। दिखाएंगे हम, बताएंगे आप। नहीं, इस लड़की को तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। इस लड़की ने जो गहने पहने वो सब जगह नहीं मिलते। आपने कभी देखा है? एक मिनट, आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कौन हो आप लोग? जवाब मिला? अब सीधे सीधे हमारे सवालों के जवाब दे दो। देखो, अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तो हम तुम्हारी दुकान बंद करवा देंगे, हमेशा के लिए। इस फोटो में जो गहने का डिजाइन है, ये गहना आपकी दुकान पे बेचा गया है ना? नहीं साहब, ये गहने तो मैंने खरीदे ही नहीं, पक्का। कमाल है, फोटो ढंग से देखा भी नहीं और आपको पक्का पता है कि आपने ये गहना नहीं खरीदा। याददाश्त अच्छी है आपकी। सेठ जी, बाद में देख नहीं रहे हो, मैं साहब लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। चलो। एक बात बताइए, जब आप गहने खरीदते हैं तो आप उसका भाव कैसे लगाते हैं? सबसे पहले वजन किया जाता है, ये जानने के लिए कि सोना कितना तोला है, और उसके बाद फिर चेक किया जाता है, ये जानने के लिए कि सोना खरा कितना है, और फिर जैसा ग्राहक वैसा दाम। पहले फुटबॉल खेलते थे ना? आपकी याददाश्त काफी अच्छी है, लेकिन हमारी नजर कमजोर नहीं। इस फोटो में जो डिजाइन है, ये बाली हूबहू वैसी है। जल्दी कहाँ गायब हो गया?
मर गया। सर इतनी जल्दी हमारी आंखों के सामने इसे कौन मार गया? जिसने भी ये किया है उसने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी। ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, मैं प्रण लेता हूँ। ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, मैं प्रण लेता हूँ। कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। अरे ये डायलॉग्स थोड़े ना है, मैं तो दया से बात कर रहा था। अच्छा वो कोई फायदा नहीं है। यहाँ नेटवर्क की इतनी दिक्कत है कि 1 मिनट की बात करने के लिए 5 मिनट तक टहलना पड़ता है। अर्जेंट एक फोन करना था। खैर मेरे लाइन बताओ। अरे लाइन्स वाइन्स छोड़ो, अपने हिसाब से कर लो। कॉस्ट्यूम्स ट्राई कर लो तुम आराम से। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों ने इससे पहले ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाटकों में काम नहीं किया है। हमने किया है कई बार, ऐसे किरदार निभाए हमने, तभी तो इनका निशाना अचूक अर्जुन जैसी और मेरी ताकत भीम जैसी। क्या है ना, अभी पहली बार आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं ना, एक बार जान पहचान होगी तो फ्लो में आ जाएगा। वैसे आप लोग तो काफी समय से एक दूसरे को जानते होंगे, मतलब जम गई होगी आपस में, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो मुड्डू साहब है कि सबको जोड़ के रखते हैं। अच्छा, तो मतलब आप में से वो चोरी करने वाला और खून करने वाला ठग कौन है, वो तो आपको भी नहीं पता होगा। हमें पता होता तो सीआईडी को नहीं बता देते। जिया, द्रौपदी की कॉस्ट्यूम तारिका को हो गई। कॉस्ट्यूम तो बिल्कुल फिट है, लेकिन ये विग आप देख लीजिए, थोड़ा विग में शायद थोड़ा कुछ प्रॉब्लम। इस कॉस्ट्यूम और विग की दुनिया से तो मेरी फोरेंसिक लैब और केमिकल से बेहतर है। क्या बात है, मैं मदद करूं कुछ? नहीं It's okay. अरे वाह भाई साहब वाह, आप तो सर्वगुण संपन्न मालूम पड़ते हैं। औरतों के बाल बनाना भी जानते हैं आप। पहले लेडीज ब्यूटी पार्लर में काम करते थे क्या? जी नहीं, मैं एक कलाकार हूं। कलाकार? हाँ भाई, सारी तैयारियां हो गई? हाँ जी। चलो चलकर स्टेज दिखाते हैं, साथ में ड्रेस और प्रॉपर्टी भी ले लो। जाकर देखते हैं स्टेज कितना बड़ा है छोटा है, बहुत जरूरी है। संजीव चल भाई। हाँ बिल्कुल, वरना कहीं शो के टाइम टेंशन ना हो जाए। उठा लो भाई, प्रॉपर्टी उठा लो। चलो चलो चलो। मैं यही रुकती हूँ। क्यों? वो एक्चुअली मेरे डायलॉग्स ठीक से याद नहीं हुए, तो सोचा थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ यहाँ बैठ के। वो शाम को शो है और कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरा शो खराब हो जाएगा, है ना? हाँ, अच्छा कह रही हैं। आप याद करो, हम लोग चलते हैं। चलो भाई, सब लोग लेके चलते हैं। अरे भाई, सारी कॉस्ट्यूम्स और प्रॉपर्टी ठीक तरह से चेक कर ली है ना? ध्यान से, कोई भी चीज छूटने ना पाए। शो में किसी भी किस्म की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? हेलो जी जी जी, कला भवन नाटक कंपनी, बोलिए। अभिजीत, ये देखो विभाग, इनका महाभारत के नाटक में क्या लेना देना? मैंने पत्थर रख दिया और इसे ऐसे बंद करके जोर से घुमाया। इसके अंदर की चीज सीधी जाकर के सामने वाले के कंठ पर लगी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी मौत हो गई। तब इस रुमाल में पत्थर बांध के खून किया जाता है। खून इन कलाकारों में से ही कोई है। कोई चक्रव्यूह रचना पड़ेगा खूनी को पकड़ने के लिए। अरे भाई, सारी प्रॉपर्टी चेक हो गई? हाँ हाँ, चेक तो हो गया, पर ये प्रॉपर्टी देखिए, समझ में नहीं आ रही है कहां से है। देखिए ये रुमाल? हाँ। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई मीर जी, जरा। अबे सतयुग के नाटक में ये कलयुग का रुमाल देने वाले थे कलाकारों को? हद हो गई यार। मुझे क्या पता कि किसने रख दिया। हाँ, हो सकता है किसी कलाकार ने धो के सुखाने के लिए रखा होगा।
हाँ और क्या, एक काम करते हैं, रुमाल को संभाल के रख लेते हैं, मीर साहब का पसीना पोंछने के काम आएगा। ये क्या है? लॉज के बिल्स, आरके लॉज, केशवर, बापा लॉज, वेलापुर। नीलम लॉज, सीरकपुर। सीरकपुर? लेकिन ये तो नीलम लॉज नहीं है। और ये बाकी दोनों शहरों में भी कला भवन, नाटक मंडली वाले तो सरकारी लॉज में रुके थे। ये तो लॉज के बिल्स यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सोने के गहने जो तुम तोड़ रहे थे, वो दिवाकर जी की बेटी शालिनी के थे। तो बताओ, किसने चुराए वो गहने? किसने मारा शालिनी को? साहब मैं तो बस कारीगर हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। बताओ कौन है वो जिसने तुम्हारे सेठ जी का खून किया, और उस लड़की का भी जिसने गले में स्कार्फ पहना था? नहीं साहब, मैं किसी भी खून के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ साहब। और उस आदमी के बारे में क्या जानते हो जिसकी एक आंख पत्थर की है? साहब हमेशा एक पत्थर की आंख वाला आदमी लूट का माल बेचने दुकान पे आया करता था, मगर इस बार वो लड़की आई थी गहने बेचने साहब। तो लड़की ने गहने बेचे या नहीं? हाँ साहब बेचे ना। सेठ जी से पैसे लेकर वो जल्दी में निकल गई, और थोड़ी देर बाद वो पत्थर की आंख वाला आदमी आया। सेठ जी ने जैसे ही उसे बताया कि वो लड़की पैसे लेके गई है, वो आदमी आग बबूला हो गया साहब। धोखा सचिन, एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। पहले रूहान ने अपने साथियों को धोखा दिया, और अब उस लड़की ने रूहान को। वो लड़की जब मुंबई आती थी तो कहाँ रुकती थी, तुम्हें पता है? वो तो नहीं पता, हाँ लेकिन वो जब भी सेठ जी की दुकान पे आती थी तो ऑटो वाले को 15 रुपए देती थी। छुट्टा तो उसके पास कभी होता ही नहीं था, हमेशा मुझसे ही लेकर देती थी। 15 रुपए? ऑटो रिक्शा का भाड़ा 15 रुपए होता था? इसका मतलब है ये लड़की जरूर कहीं वहीं आसपास किसी लॉज में रहती थी इस दुकान से। सचिन पता लगा। क्या मतलब है इस बात का, मुझे बताओ कि तुम लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम शो नहीं करोगे? मैं सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही हूँ, कोई समाज सेवा नहीं कर रही हूँ। सबको पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें भी पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मुथु साहब आप पैसे लाएंगे कहाँ से? उसकी कोशिश मैं कर रहा हूँ। संजीव समझाओ इनको, मैं इन सबको। देखो मुझे इनके बैग में से लॉज के बिल्स मिले, ये देखो। इसका मतलब कोई है जो कला भवन नाटक मंडली का पीछा कर रहा है। जिस शहर में ये मंडली गई, उसी शहर में उसी तारीख को ये अनजान लोग लॉजेस में जाके ठहरे थे। लेकिन ये बिल्स यहाँ पे आए कैसे? लॉज में जाके पता करना पड़ेगा कौन है ये लोग और इनका मकसद क्या है। एक मिनट। हेलो हेलो। ढोंगी कहीं का, मुझसे बोला यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता, खुद फोन पे बात कर रहा।
देखो दया, कौन सा नेटवर्क है इसका। वेलकम सर। सर हमारे यहाँ कम से कम और ज्यादा से ज्यादा रेट का हर तरह का रूम मिलेगा, और वो भी फुल फैसिलिटी के साथ। तो बोलिए कैसा कमरा चाहिए आपको? रूम नहीं चाहिए, रूम में जो रहा था उसके बारे में जानकारी चाहिए। जानकारी? क्यों? सीआईडी? पहचानते हो सर? नहीं साहब, मैंने इसको कभी नहीं देखा। सर बेलापुर से जो कागज के टुकड़ों के सैंपल हमें भेजे गए थे, उस पर भी ऐसी डिजाइन थी। और सर, गहनों की लूटपाट के बाद उस लड़की ने बेलापुर से ही बस पकड़ी थी मुंबई आने के लिए। सर इसका मतलब वो लड़की इस लॉज में आई थी। कोई लड़की याद? गोरी दुबली, हाइट लगभग 5.5 फुट, गले में स्कार्फ, आंखों पे बड़ा सा चश्मा और हाथ में काले रंग का सूटकेस। नहीं साहब, पक्का नहीं है। खाना खाया तू? खाना? नहीं। क्यों? जेल में क्या मस्त खाना बनाया आज। मोटी रोटी, पतली दाल, तीखी मिर्च। चल सब छोड़ो तो। सब माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब। मैं लालच में आ गया था। मुझे उस आदमी ने मुंह बंद रखने के लिए 5,000 रुपये देते साहब। मेरा बस इतना ही कसूर है। वो बहुत डेंजर आदमी दिखता था साहब। उस आदमी के बारे में क्या क्या जानते हो, सब कुछ बताओ। वो आदमी 2 दिन से इस लॉज में रुका हुआ था। अभी भी है? नहीं मैडम, अभी चला गया साहब। और हाँ साहब, वो मैडम काले रंग का सूटकेस लेके उससे मिलने आई थी आज। मिलने आई थी? फिर मिली उससे? नहीं, वो यहीं पे बैठ के उसका इंतजार कर रही थी कि अचानक उस मैडम का फोन आ गया और वो बात करते हुए निकल गई। अभी तकरीबन 1 घंटा पहले। कमाल है, जिस आदमी से वो डर के भाग रही थी, उससे मिलने वो यहाँ क्यों आई? आई थी, मिली नहीं, फिर गई कहाँ? सर कहीं इस डिजाइन में उस जगह का पता तो नहीं है जहां वो गई है? SVR रोड, पूरा चौक। SVR रोड, पूरा चौक। सर, नचकेत जी और जीवराम जी ने जिस नाट्य संग्रहालय के बारे में बताया था, वो भी SVR रोड, पूरा चौक में है। कि वो संग्रहालय तो कई साल पहले बंद हो चुका है। सर पर वो तो सालों पहले बंद हो चुका है। क्या? तो फिर वो लड़की उस बंद संग्रहालय में क्या करने गई थी, जबकि उसे तो मुंबई शहर छोड़ के भाग जाना चाहिए था। बोलो। मीर साहब, इस तरह काम बिगड़ जाएगा। हमने काफी अरसों से आपके साथ काम किया है। ये कौन लोग हैं? ये मीर सीरकपुर में अपने नाटक मंडली के अलावा किसी और को भी जानता है क्या? इन लोगों को कहीं देखा है। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमें हमारा हिस्सा चाहिए। हिस्सा मिल जाएगा, पहले ये काम कर दो, उसके बाद चलो जाओ यहाँ से। लगता है ये वही लोग हैं जो अलग अलग लॉज में नाटक मंडली के नाम से रुकते हैं और जगह जगह जाकर लूटपाट करते हैं। सर, मैं कुछ फोटो भेज रहा हूँ सर। लगता है ये वही लोग हैं जो उस नाटक मंडली में जुड़े हुए हैं। दरवाजा तो खुला था। अगर ये जगह काफी दिनों से बंद पड़ी है तो यहाँ पे आत्मा वगैरह। डैडी, क्या डर पाल रखा है तुमने आत्मा? बाहर निकले से, नहीं डर तुम्हारे लिए बीमारी बन जाएगी। मैं कोशिश करूंगा सर, लेकिन ये पत्थर की आंख वाला आदमी इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आया होगा? शायद यहाँ पे
पैसों का बंटवारा करने आए होंगे। चलो अंदर चल के देखते हैं। सर ऐसा लग रहा है यहाँ अभी भी कुछ जलाया गया है। शायद जाओ देखो कौन है, ध्यान से। वही लड़की है जिसे हम ढूंढ रहे थे। श्रेया, सर सांसें चल रही हैं। आराम से, आराम से। नाम क्या है तुम्हारा? नीना। नीना। किसने किया ये सब? किसने किया ये सब? पिता की। पिता की। पिता की। श्रेया, फ्रेडी, इसको जल्दी से अस्पताल पहुंचाओ। समझ गए। ये देखिए सर, कितने सारे फाइल्स और पेपर जला दिए उसने, लेकिन इनमें क्या होगा? कुछ तो है जो पिता की जलाकर खत्म करना चाहता था। देखता हूं। सर ये देखिए, ये कलानगर नाटक मंडली के इतिहास की पत्रिका का रिकॉर्ड है। सर इस रजिस्टर के हिसाब से आखिरी बार 1995 में इसी ग्रुप का कोई सदस्य पत्रिका को लेकर गया था। इसका ये नाम और साइन चल गया है, लेकिन एड्रेस पूरी तरह नहीं चला। चिलकुर नगर 21, चिलकुर नगर 21 क्या हो सकता है? सर कहीं ये किसी जगह का कोई रूम नंबर तो नहीं? रूम नंबर 21, रूम नंबर, एक मिनट। चिलकुर नगर में एक हॉस्टल है ना, डीए हॉस्टल। हो सकता है उस हॉस्टल के रूम नंबर 21 से कोई शख्स आया। हो सकता है सर, क्योंकि डीए हॉस्टल से करीब 10 मिनट की दूरी पर एक पुराना ड्रामा कॉलेज है और वहाँ के स्टूडेंट्स इसी हॉस्टल में रुकते हैं। एक काम करते हैं, डीए हॉस्टल चलते हैं, देखते हैं कि कौन है जो कला भवन के ठगों की तरह लूटमार और खून कर रहा है। ये मीर बाहर जाकर इन लोगों से मिला था, शायद यही है वो ठग लुटेरे। अच्छा, ये ठग लुटेरे नाटक मंडली के साथ साथ घूम रहे हैं। जहाँ जहाँ ये नाटक मंडली जाती है, ये लोग वहीं वहीं पे लॉजेस में जाकर ठहर जाते हैं। कहीं रिश्तेदार बन के और कहीं गवाह बन के अपना काम कर रहे हैं। तो बिल्स कौन जमा कर रहा है उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लगा। समीर पे ही नजर रखते हैं, सब पता चल जाएगा।
घबरा मत भांजे, जब तक तुम्हारा शकुनी मामा जीवित है ना, तब तक पांडवों की कोई चाल नहीं चलेगी। अरे यार, इस बार मुड्डू साहब से पैसे ले लेने हैं, मैं बता रहा हूँ। बोला तो है, बात तो की है उस दिन, पैसे तो देंगे। अच्छा मुझे ये बता, ये शकुनी मामा का अंगरखा और केस तैयार हो गए क्या? हाँ तैयार हो गए। हाँ हाँ हो गया। और ये लाइट वाले दादा को बोल दिया कि द्रौपदी की एंट्री के लिए मुझे लाल लाइट चाहिए? सुबह ही बोल दिया था। बोल दिया था? हो गया। चल चल, थैंक यू। ये मेरे अहंकार का नहीं, आत्मसम्मान का प्रश्न है। वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ कैसे बोल लेते हैं, देखो कैसे याद रखते हैं। ये फॉरेंसिक में ठीक है बॉस। नहीं यार, मैं सिखाऊंगा ना, सिखाऊंगा, कुछ नहीं हो सकता। अरे नहीं, कोशिश करता हूँ ना, हो जाएगा हो जाएगा। आज मैं ये प्रण ठानती हूँ कि मैं ये केस जब तक उस दुष्ट दुशासन के रक्त से नहीं रंगे जाएंगे, ये केस मैं हमेशा ऐसे खुले ही रखूंगी। वाह वाह, क्या बात है, क्या एक्टिंग करती हैं। हाँ, ये काम कीजिएगा, जब ये केश वाली लाइन बोली ना आपने, तो बालों को थोड़ा सा ऐसे करके झटक दीजिए, बहुत मस्त लगेंगे। वैसे एक बात बोलूं, आप पूरी बहुत मस्त दिखती है। दुर्योधन, क्या नाम है तुम्हारा? केतन। तारिका जी के बाएं कंधे में चोट लगी है, इसलिए वो ऐसे बाल नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर होगा कि तुम नीचे जाओ और रिहर्सल करो। नीचे जाओ और रिहर्सल करो। नीचे जाओ। बेचारा केतन बाल बच गया। यार मजाक सोच रहा है यार। अरे मजाक क्या करो यार। ये मीर कहाँ गायब हो गया? हाँ, तो यहीं पे फोन पे बातें कर रहा था। ये गया कहाँ? सॉरी सर, सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। बताइए क्या काम था? क्या साल 1995-96 में आप इस हॉस्टल में काम कर रही थी? नो सर, मैं तो सिर्फ पिछले 2 सालों से यहाँ काम करती हूँ। कोई और है इस हॉस्टल में जो उस समय से काम कर रहा हो? जी हाँ, पार्थ जी। सर वो 1995 से इस हॉस्टल के फैकल्टी मेंबर हैं। बुलाऊं मैं? प्लीज। पार्थ जी, सीआईडी ऑफिसर्स आए हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? जी, हम एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में पता लगा रहे हैं जो पास वाले ड्रामा कॉलेज में पढ़ता था। क्या नाम है उसका? उसका नाम तो हमें नहीं पता। इनफैक्ट हमें यह भी नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि 1995-96 में वो यहाँ आपके हॉस्टल में रहता था या रहती थी। 95-96, यस, ड्रामा कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ रहते तो थे। इनफैक्ट एक नाट्य महोत्सव में उन्होंने हिस्सा भी लिया था और ट्रॉफी जीत कर लाए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, दिन रात रिहर्सल करके उन लोगों ने नाक में दम कर रखा था मेरा। उन विद्यार्थियों का नाम पता कुछ बता सकते हैं आप? आई एम सॉरी, इतने पुराने रिकॉर्ड्स नहीं है हम लोगों के पास। आपने कहा कि उस साल उन्होंने नाट्य महोत्सव में ट्रॉफी जीती थी। यस। तो फिर कोई फोटो वगैरह तो होगी आपके पास? यस, एक एल्बम है, फोटो एल्बम। ठीक है, वो फोटो एल्बम हमें चाहिए। यस, here it is. Thank you. ओह, तो ये है। हेलो। क्या तुम्हें 50,000 रुपए बतौर कमीशन चाहिए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? मेरे कलाकार मुफ्त में काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं करना मुझे तुम्हारा शो, नहीं करना। जाओ। पता नहीं कहां से आ जाते। नमस्कार जी। नमस्ते। आप ही कला भवन नाटक मंडली के मैनेजर हैं? जी हाँ, मैं ही मैनेजर हूँ। बताइए। बहुत ही अच्छा अभिनय करते हैं आपके कलाकार। जी शुक्रिया, वो तो है। मैनेजर साहब, ये कुछ रुपए लीजिए।
हमें आपका एक शो करना है। जी हाँ, हम लोग जरूर शो करेंगे। बस आप डेट और टाइम बता दीजिए, हम जरूर शो करेंगे। देखिए, टाइम और डेट हम आपको बहुत जल्द बता देंगे। अच्छा, नमस्कार। जी नमस्कार। सीआईडी? पत्थर से झटका देकर लोगों को मारते हो ना तुम लोग, अब हमारा झटका देखना। हम पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप लोग हिम्मत नहीं दिखाते तो हम लोग इन ठगों को कभी भी रंगे हाथों नहीं पकड़ सकते थे। अच्छा, तो तुम लोग की चाल थी हमें पकड़ने के लिए? हाँ, हमें पहले ही पता चल चुका था कि तुम लोग 1890 के नाट्य कलाकारों की एक कला का सहारा लेकर ये घिनौना काम करते हो, लोगों को लूटते हो, उनका खून करते हो। बताओ, कहाँ है तुम्हारे बाकी के साथी और कौन है तुम्हारा बॉस जिसे इतिहास दोहराने का बहुत बड़ा शौक है? हमें नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। मीर और पिता की तुम्हारे साथी है ना? बोल। हाँ, मीर और पिता की दोनों साथ में ही हैं, मगर सरदार के साथ विश्वासघात, तुम नहीं बचोगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं पिता की। पहले अपने आप को तो छुड़ा के दिखा मीर साहब। मीर साहब के वर्तमान की चिंता छोड़ और अपने भविष्य की चिंता कर तू, जो जेल की सलाखों के पीछे कटने वाला है। मीर साहब, तुम्हारा नाटक खत्म, अब हमारे नाटक से पर्दा खुलेगा। भयंकर भयानक अपराध हुआ था युधिष्ठिर से। अपनी अर्धांगिनी को श्यान कक्ष से चौपाट तक लेकर आया था वो। पश्चाताप का आभास तो हो रहा था, परंतु क्या द्रौपदी उन्हें क्षमा करेगी? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, जीवन संगिनी हूँ, कोई वस्तु नहीं जिसे आप दांव पे लगा दे। घोर अपराध हुआ है मुझसे पांचाली। विवश हो गया था मैं उस पल, उस क्षण को मैं स्मृति से ओझल करना चाहता हूं। आपका अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। मेरे पालनहार होकर आप मुझे चौपट की बाजी में हार गए। यदि आप अपने अपराध को स्मृति से ओझल करने का उद्देश्य रखते हैं तो उस दुष्ट दुशासन के साथ मुझे याद कर दीजिए। ओ द्रौपदी, जिसका स्वयं कोई सम्मान नहीं, वो क्या किसी के प्राण निकाल पाएंगे? तुम्हारे पांचों प्राणनाथ ने तुम्हें अनाथ बना दिया है। यदि मांगना ही है तो मुझसे मांगो। इन कायरों से मांगोगी तो केवल दरिद्रता एवं अपमान ही पाओगी। इस भ्रम में मत रहना। यदि चौपड़ में हमारी हार हुई है तो हमारा बाहुबल निर्बल हो गया है। तुम्हारी कटु वाणी जिस मुख से निकली है
उस मुख का मुखारबिन मैं नष्ट कर दूंगा दुशासन। मैं पांचाली आज ये प्रण लेती हूँ कि जब तक ये दुष्ट दुशासन के रक्त से अपने केश ना रख दूं, मैं अपने केश हमेशा खुले ही रखूंगी। मैं तुमसे वादा करता हूं पांचाली, इस दुशासन की छाती चीर कर इसका लहू निकाल लूंगा मैं। ये सब क्या अनर्थ हो रहा है? इस दुर्भाग्यवश परिस्थिति की उपज मेरे ही कारण हुई है। सत्य वचन भ्राता युधिष्ठिर, सत्य वचन। असली अपराधी आप हो, इसलिए केवल दंड आपको ही प्राप्त होना चाहिए। डायलॉग भूल गया क्या? ना अर्जुन ना, मैं नहीं, हम सब द्रौपदी के अपराधी हैं। हम सब ने मिलकर उसे चौपड़ के दांव पर हारा है। हम आपके आज्ञाकारी हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं बड़े भैया। हाँ, असली अपराधी तो आप ही हैं। ये अपराध की उपज आप ही के दिमाग में आई थी। ये दोनों अर्जुन और भीम मेरे नाटक की वाट लगा देंगे। नितिन, नितिन, इससे पहले कि पब्लिक हमारे ऊपर अंडे और टमाटर फेंके, तुम एक काम करो, द्रौपदी को यहां पर ले आओ और युद्ध का ऐलान कर दो। रुक जाओ पांडवों, तुम में से असल अपराधी कौन है इसका निर्णय तुम लोग बाद में कर लेना, परंतु अभी मैं द्रौपदी को अपने साथ लेके जा रहा हूं। तत्पश्चात नहीं, निर्णय अभी ही होगा। द्रौपदी, ये अर्जुन तुम्हारा और अपमान नहीं होने देगा। भ्राता भीम, दुशासन को समझा दो। जो आ गया भ्राता, अबे चल। ये तुम क्या कर रहे हो भीम? इस सारे नाटक के नुकसान की भरपाई मैं तुमसे वसूल करूंगा। हम लोग सीआईडी से हैं और खूनी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया हम लोगों ने, समझे? इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप लोग यहीं खड़े रहिए और हमारा नाटक देखिए। आपके इस अपराध का सिर्फ एक ही दंड है, मृत्युदंड। ये क्या कह रहे हो अनुज? अपने ज्येष्ठ भ्राता पर बाण चलाओगे? ना भ्राता, ना ना, इस पापी की हत्या करने के लिए आपको अपने बाण नष्ट करने की जरूरत नहीं है। इसे मारने के लिए मेरे पास एक नया शस्त्र है। ये शस्त्र आज से हजारों साल पश्चात कलयुग में उपयोग किया जाएगा, जिसकी शुरुआत साल 1890 में होगी और तत्पश्चात 2013 में संजीव नाम का एक अपराधी मनुष्य वध के लिए इस शस्त्र का उपयोग करेगा। ये क्या बोल रहे हो? मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई खून नहीं किया। झूठ मत बोलिए भ्राता श्री, हमारे पास केवल साक्ष्य ही नहीं, साक्षी भी हैं। मतलब सबूत ही नहीं, गवाह भी हैं। गवाह पेश किए जाएं। कौन हो तुम लोग? सीआईडी ऑफिसर अभिजीत, दया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर तारिका। तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश हो चुका है संजीव। पिताकी और मीर ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया। रणभूमि छोड़ के कहां भाग रहे हो ज्येष्ठ भ्राता? सर, कला भवन नाटक मंडली चलाने के लिए पैसे चाहिए थे सर। पूरे साल मेहनत के बाद भी हम लोग इतना पैसा नहीं कमा पाते थे कि मंडली का खर्चा उठा सके सर। जब कला भवन के ठगों का इतिहास पता चला तो मैंने पिताकी, रोहन, मीर और नीना के साथ मिलकर सर लूटपाट और खून का सिलसिला शुरू किया सर। मेहनत से कमाई नहीं कर पाए तो गैर कानूनी काम शुरू कर दिया, ईमानदारी की दुकान बंद कर दी और बेईमानी शुरू। संजीव, तुम कलाकार तो सचमुच बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमने अपनी कला का उपयोग गलत कामों में किया। युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, लेकिन तुमने अधर्म का रास्ता अपनाया, इसलिए तुम तीनों को फांसी होगी, सिर्फ फांसी। 13 वर्ष की अवधि अज्ञातवास में व्यतीत करने के पश्चात पांडव अपनी मातृभूमि हस्तिनापुर लौटे, परंतु अर्जुन एवं युधिष्ठिर को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनकी मातृभूमि अब रणभूमि में बदलने वाली थी। उनके अनुज दुर्योधन तथा दुशासन के हृदय एवं दिमाग पर
दुष्टता के भयंकर मेघ छाए हुए थे। उनके हृदय में ईर्ष्या, लालच और स्वार्थ का विष प्रवेश करवा चुके थे शकुनी मामा। ओ बारा, ना भांजे ना हस्तिनापुर केवल तुम्हारा है। त्रिशंकु समान अवस्था हो चुकी थी भीष्म पिता की। एक दिशा में कौरव और द्वितीय दिशा में पांडव। केंद्र में संकटमय परिस्थिति में था उनका हस्तिनापुर, परंतु समय के चक्र को कौन रोक पाया है? पुत्र दुर्योधन, हस्तिनापुर की सुरक्षा एवं सुख समृद्धि का उत्तरदायित्व मेरे इन बूढ़े कंधों पर है। इन्हें मलिन देह के बोझ तले ना दबाओ। पांडवों ने वचन के अनुसार 13 वर्ष अज्ञातवास में व्यतीत किए हैं। अब समय आ गया है कि तुम भी अपने वचन का पालन करो। ना भांजे ना, चौपड़ में फेंके हुए पासे और मुख से निकला हुआ शब्द अमूल्य होता है। भावनाओं में विलीन होकर आज का समय मत गंवाओ पुत्र। हस्तिनापुर के सिंहासन पे तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, केवल तुम्हारा। समझ रहे हो ना? मैं तो समझ रहा हूँ मामा श्री, किंतु ये पितामह इस बात को नहीं समझ पा रहे। पितामह मेरे शब्द कर्ण प्रिय नहीं, किंतु सत्य अवश्य हैं। अर्जुन, हस्तिनापुर का सिंहासन तो दूर, हस्तिनापुर की मिट्टी पर भी तुम पांडवों का कोई अधिकार नहीं। दुर्योधन, हस्तिनापुर पर केवल पांडवों का अधिकार है, केवल पांडवों का। पौ बारा, पितामह अपने प्रिय अर्जुन को स्मरण करा दें। 13 वर्ष पूर्व चौपड़ की बाजी में हस्तिनापुर तो क्या, वो अपनी धर्म पत्नी को भी हार चुके थे। अपने ज्येष्ठ भ्राता की जंघा पर आसन ग्रहण कराने के लिए जब द्रौपदी को केश से खींचकर इस राज दरबार में लाया गया था, उस क्षण भिक्षुक जैसी अवस्था थी आप लोगों की। ऐसा व्यतीत होता है कि वो क्षण आपके चित्त से उतर गए। दुर्योधन, तुम तो ऐसे कठोर हृदय के नाते ये अवश्य किसी मलिन विचारधारा वाले व्यक्ति की संगत का असर है। तुम दोनों मेरे अनुज हो, प्रिय हो मेरे। आपस में बैर करना उचित ना होगा। मैं हाथ जोड़कर यह विनती करता हूँ कि हस्तिनापुर के 5 गांव हमें सुपुर्द कर दो। आप हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगले 5 क्षणों में अपने पांव को बाहर की दिशा में ले जाइए, अन्यथा पांडवों के मृत्यु के उपरांत 5 अर्थी भी प्राप्त ना होगी आपको। दुर्योधन! अर्जुन को तो गुस्सा आ गया पापा, अब क्या होगा? अब युद्ध होगा, युद्ध, वहां युद्ध। तुम अपनी सीमा पार करके अपनी मृत्यु को न्योता दे रहे हो। ना अर्जुन ना, अपने क्रोध पर संयम रखो। नहीं भ्राताश्री, नहीं, ये समय संयम रखने का नहीं है, आक्रमण करने का है। आप केवल अनुमति दीजिए। सुनो द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन, तुम अपने ये बाण और अपने भ्राताओं के साथ मुझसे युद्ध करोगे। तुम्हारे पास सेना का बल अवश्य है दुर्योधन, किंतु मेरे पास आत्मबल है। तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है, निश्चित। कार ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। नाश काल विपरीत बुद्धि। युद्ध, 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 आक्रमण! तत्पश्चात हस्तिनापुर की धरती पर कटौता के बीज बोए गए और शत्रुता की फसल काटी गई। अतः श्री महाभारत कथा। पापा, बात कर ही लेते हैं। हाँ चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। आखिरी शादी तो तुम्हारी है ना। हेलो जी, नमस्ते सेठ जी, मुड्डू बोल रहा हूँ। सॉरी मैं आपका फोन उठा नहीं पाया, मेरा शो चल रहा था। हाँ हाँ सेठ जी, हम क्यों नहीं आएंगे। अरे सेठ जी, आपसे 1 लाख रुपए एडवांस दे चुके हैं, शो में क्यों नहीं पहुंचेंगे। समय अनुसार हम सब लोग सीरतपुर पहुंच जाएंगे। बस आपसे एक विनती है सेठ जी, आप मेरे कलाकारों के लिए वहां पर खाने पीने और रहने की व्यवस्था अच्छे ढंग से कर दीजिएगा। ओके सेठ जी, जी जी, नमस्ते, नमस्कार।
अरे दिवाकर जी आप, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप मुझे जानते हैं? भला आपको कौन नहीं जानता, केशवर तालुका के आप इतने जाने माने जमींदार हैं। चलिए अच्छी बात है। मैंने आपका नाटक देखा, बहुत पसंद आया। पहली बार रंगमंच पर महाभारत की कथा का मैंने नाट्य रूपांतर देखा, दिल खुश हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की मेहनत रंग ला रही है। आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सेवा करूँ आपके लिए? ये मेरी बेटी शालिनी है। नमस्ते। परसों इसकी शादी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और इसी खुशी को दुगनी करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मंडली के साथ इसकी शादी में आए और इसी नाटक का एक प्रस्तुति दें। शादी में महाभारत? क्यों, कोई समस्या है? नहीं नहीं दिवाकर जी, समस्या की कोई बात नहीं। दिवाकर जी हम लोग तो कलाकार हैं, लोग हमें जहाँ बुलाते हैं हम चले जाते हैं। दरअसल शादियों में संगीत संध्या या डीजे इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। तो महाभारत सुनकर मैं थोड़ा सा आश्चर्य हो गया। भाई मैं जमीन से जुड़ा जमींदार हूँ, संस्कृति से मुझे बहुत लगाव है। खैर पैसों की बात कर ले। जी ट्रैवलिंग वगैरह के साथ हम 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, बाकी आपको जैसा देना है आप सोच लीजिए। चलिए ठीक है, 2 लाख में तय हुआ। मैं शाम को आपके गेस्ट हाउस में 25,000 पेशगी के तौर पे भेज दूंगा। चलता हूँ। धन्यवाद। चलो बेटे। हाँ संजीव, अरे यार कमाल हो गया। अभी यहाँ के बहुत बड़े जमींदार दिवाकर जी मुझसे मिलने आए थे। अरे हमें एक और शो मिल गया है, मुबारक हो। और सब लोग ठीक ठाक है ना वहां पर? देखो मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं, ये सब काम अब मुझसे नहीं होगा। और आज रात को ही मैं यहां से वापस जा रहा हूं। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी पूरी पोल खोल दूंगा। चाहे उसके बाद मुझे सजा क्यों न भुगतनी पड़े, मैं तैयार हूं। समझे? समझ गया। तुम्हारे जैसे होनहार कलाकार को मैं खोना तो नहीं चाहता, मगर क्या करूं, जाने वाले को कौन रोक सका है। मतलब क्या तुम्हारा? दुर्योधन का वध वैसे तो भीम ने किया था, मगर अफसोस ये काम अब मुझे करना पड़ रहा है। बेटा के लाश ठिकाने लगा दो। भांजे मेरे पास है, मुझे बता रहे हैं कि पांडवों की समक्ष धन संपत्ति पर अब तुम्हारा वर्चस्व होगा। मामा श्री, हमारे भ्राता पांडव निर्धन हो चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब दांव पे लगाने को इनके पास कुछ भी शेष नहीं रह गया। फिर भी तत्पश्चात खेलना चाहते हैं तो दांव पे क्या लगाएंगे, खुद को या इंद्रप्रस्थ को? दुशासन, यदि तुमने इंद्रप्रस्थ का उल्लेख भी किया तो परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। बल का प्रयोग हम भी भली भांति जानते हैं अर्जुन। शांत भांजे शांत, क्रोध केवल बुद्धि को नष्ट कर देता है। पांडव परिस्थिति वश विचलित हो गए हैं, इन्हें क्षमा कर दो। युधिष्ठिर पुत्र, यदि तुम चौपड़ के खेल को छोड़कर जाना चाहो तो तुम अवश्य जा सकते हो, किंतु यदि तुम हारे हुए राजपाट को पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो तुम इंद्रप्रस्थ को दांव पर लगा सकते हो। एक दावा पुनः राजपाट तुम्हारा पांडवों का हो जाएगा। नहीं भ्राता श्री नहीं, इंद्रप्रस्थ को हम कदापि दांव पर नहीं लगा सकते। हमारे पास कोई और विकल्प है भी नहीं अनुज। हमारे अधिकार और संपत्ति पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए एक दाव और खेलना होगा। चौपड़ का यह खेल पुनः आरंभ किया जाए। इस बार दाव पर क्या लगाओगे पुत्र युधिष्ठिर? दाव पे मैं इंद्रप्रस्थ लगाता हूं। उफ, ये गहनों का वजन कितना ज्यादा है। सारी रस्में पूरे होने तक मैं इनका वजन कैसे झेलूंगी? दीदी शादी करनी है, वजन तो झेलना पड़ेगा ना। और वैसे भी आज एक ही दिन की तो बात है। जब आपकी शादी हो जाएगी ना, ये सारे गहने ना मुझे दे देना। अच्छा, मैं इनके वजन झेलने के लिए तैयार हूँ। तो बारा हम जीते पांजे।
इंद्रप्रस्थ भी गया। अब दांव पे क्या लगाएंगे भ्राता से? द्रौपदी को? दुशासन! तुम्हारा फोन रिंग हुआ। हेलो केटरर? हाँ तुम वही रुको, मैं अभी आती हूँ। दीदी कमरे से बाहर मत निकलना, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ। हेलो क्या बात है दिवाकर, अतिथियों का स्वागत इस तरीके से करेंगे? जी बिल्कुल, वेशभूषा, लाइट, सेटिंग सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ऐसा लगता है कि मानो हम लोग सचमुच हस्तिनापुर में आ गए हैं। कितना अद्भुत है ये सब। हाँ, कि जो भी चीज कम पड़ रही है ना, आप मुझे पहले बता दीजिए, बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। हाँ अच्छा, स्वीट्स और अरे लेकिन वो तो मंगवाया था ना मैंने। अच्छा अच्छा। मेरी प्यारी बेटी शालिनी की शादी है, उसे यादगार जो बनाना है जी। और फिर जमाई राजा मैं और उनके माता पिता 2 घंटे में पहुंचेंगे केशवर। तो मैंने सोचा मेहमानों के लिए कुछ अलग तरीके का इंतजाम किया जाए। मुद्दू साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से निवेदन है, कृपया भोजन के लिए पधारें। आइए। अरे छोटी, तुम इधर? मैं शालिनी दीदी के साथ ही थी, मगर मुझे केटरर का फोन आया। उससे बात करने में बाहर निकली तो उसने कहा कि उसने मुझे फोन ही नहीं किया। इसका मतलब शालिनी, चलो चलो। चलो चलो देखते हैं कहीं कुछ हो तो नहीं गया। शालिनी, खून की उंगलियों के निशान, इस कांच को उसने कट करके अंदर आया है। वो एक गहना नहीं छोड़ा उसने शालिनी के बदन पर का भी, और ना अलमारी में जितने गहने थे वो भी, सारे के सारे लूट कर गया। सर खूनी पूरी प्लानिंग के साथ आया था। आश्रया, मौका देख के उसने ये सब किया है। जैसे उसने देखा कि सारे बाराती वहां मंडप में थे शादी के, और ये शालिनी बेचारी अकेली थी, बस उसने अपना काम कर लिया। लेकिन सर शालिनी के गले पर ये जो निशान है, ये निशान कैसे बना? ये तो बड़ा अजीब सा निशान। बेटा, तुमने ही अपनी दीदी को आखिरी बार जिंदा देखा ना, और उसकी लाश भी। उसको पैसे और गहने चाहिए था तो मुझसे मांग लेता, मेरी जान ले लेता था। मेरी मासूम बच्ची को क्यों मार डाला? मेरी बेटी ने उस खूनी का क्या बिगाड़ा था? दिवाकर जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिसने भी ये किया है ना, उसे हम ढूंढ निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे, कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। निशान उठा। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? ना कोई हाथापाई हुई, ना किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया, फिर शालिनी के गले पर ये निशान कैसे बना? ये निशान कैसा, ये साळुंके के बताएगा, और साळुंके ये भी बताएगा कि शालिनी की मौत हुई कैसे। इसकी शादी की सारी वीडियो फुटेज देखते हैं, सारी की सारी वीडियो फुटेज। दिवाकर जी ने इतनी कड़ी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया था, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आप लोगों की थी, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही होगी। उनकी बेटी का खून हो गया, लाखों के गहने चोरी हो गए, आप लोग कहते हैं आपने किसी बार वाले को अंदर आते जाते नहीं देखा। क्या कर रहे थे आप? हमारा विश्वास कीजिए सर, हम तो कड़ी निगरानी रख रहे थे। शालिनी मैडम के कमरे में इतने सारे गहने थे कि उन्हें कोई बाहर ले जाए और हमारी नजरों से बच जाए, ये हो ही नहीं सकता। बाहर वाला नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये काम किसी अंदर वाले का ही है। क्या आप हम पर शक कर रहे हैं? देखिए, हम बहुत अमीर और इज्जतदार लोगों में से हैं। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है।
सर, हम तो शालिनी जी को ठीक तरह से जानते भी नहीं थे। हम तो यहाँ सिर्फ नाटक करने आए थे। हाँ सर, जब शालिनी जी का खून हुआ तब नाटक चल रहा था और हम सब लोग वहीं थे। हमें एक एक करके इन सबकी तलाशी लेनी होगी। लेनी ही पड़ेगी तलाशी। चलो हटो। एक एक करके अपनी तलाशी दीजिए। हाथ नीचे, सीधे खड़े, बस दिखाइए। दोनों बस दिखाइए। किसी के पास भी कुछ नहीं है। ये गहने गए कहां? शालिनी का खून किसने किया? मामला उलझता ही जा रहा है। सीआईडी वाले तहकीकात करने आए हुए हैं। अब सुबह तक यही इंतजार करना होगा। खतरा है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो होगा। वक्त निकलता जा रहा है। शुरू करो। सर बहुत धूमधाम से की है शादी दिवाकर ने अपनी बेटी की। मेहमान भी बहुत आए हैं। लेकिन सर, इतनी सारी भीड़ में उस खूनी को कैसे ढूंढेंगे? खूनी को हम जरूर ढूंढ निकालेंगे विनीत, जरूर ढूंढ निकालेंगे उसे। श्रेया, एक मिनट जरा पॉज करो। ये जो आदमी पीछे खड़ा है, चुप कर क्यों खड़ा है? ये लगता है किसी पे नजर रख रहा है। मगर किस पर? कौन हो सकता है ये? है कौन ये कलाकार? सर, जब हम सभी कलाकारों से पूछताछ कर रहे थे तब ये वहां पे नहीं था। वहां पे नहीं था ये? नहीं सर। श्रेया, काम करो, इन दोनों लोगों के वीडियो में से फोटो बना लो। जरूर इन दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है चोरी और खून में। लेकिन जिसने भी ये गहने चुराए हैं, लेकर कहां गया होगा वो गहनों को? शादी में इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, उसे तो पता ही होगा सिक्योरिटी के बारे में। सर, कहीं सख्त पहरे की वजह से उसने वो गहने वहीं कहीं तो नहीं छिपा दिए जहां पर ये शादी हो रही थी? ये बात तो है सर। अगर वो गहने चुरा कर भागने की कोशिश करता तो पकड़ा जाता। लेकिन सर, हमने उस जगह का चप्पा चप्पा छान मारा था। गहने तो कहीं नहीं मिले थे और हमारा कांस्टेबल भी तो है वहां पर। एग्जैक्टली, हमारा कांस्टेबल भी तो था उधर। तो फिर कहां छुपा के रखे होंगे? मुझे नहीं लगता उसने शादी के मंडप में वो गहने छुपा के रखे हैं। मुझे तो लगता है उसने गहने घर के बाहर छुपाए हैं, जमीन के नीचे। आसान के बोल। पता चल गया कैसे मौत हुई लड़की की? देखिए मद्दू साहब, हम सब यहाँ केवल अपने शौक के लिए काम नहीं करते, अपना पेट पालने के लिए भी काम करते हैं। अगर आपने हमें हमारे पैसे नहीं दिए ना, तो हम सीरकपुर जाकर शो नहीं कर पाएंगे। अरे मेरे भाई केतन, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और अगर तुम सीरकपुर नहीं आए तो फिर युधिष्ठिर का किरदार कौन करेगा? आप निभा लीजिए ना सर। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब आप निभा लीजिए सर। ये तुम क्या कह रहे हो? देखिए सर, बिन आहार कलाकार बेकार, हमसे नहीं हो पाएगा सर। हमें हमारे पैसे दे दीजिए। क्यों? हाँ, तुम सभी अच्छी तरह से जानते हो कि अभी हाल ही में दिवाकर जी की बेटी की मौत हुई है, और ऐसे हालातों में मैं उनसे पैसे कैसे मांग सकता हूँ? कैसे मांग सकता हूँ मतलब? हमें क्या पता कैसे मांगे सर। सर देखिए, हम मुफ्त में काम नहीं कर पाएंगे। हम भी नहीं करेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा ना सर, तो ये मंडली यही टूट जाएगी। मैं भी छोड़ के चला जाऊंगा। हम सब छोड़ देंगे। हम भी छोड़ देंगे। कमाल करते हैं आप लोग। ऐसे कैसे मंडली छोड़ने की धमकी दे रहे हैं आप, जबकि आप सब ने मुझसे 25 शो करने का वादा किया था। 25 शो करने का। संजीव, समझाओ यार। आपने भी तो इस नाटक के खत्म होने के बाद में हमें पूरे पैसे देने का वादा किया था ना मुद्दू साहब। जी हाँ केतन, मुद्दू साहब पे क्यों इतना दबाव डाल रहे हो तुम लोग? पैसे चाहिए ना आप लोगों को? हाँ। सीरतपुर के शो के बाद मिल जाएंगे पैसे, तब तक मंडली छोड़ने की बात कोई नहीं करेगा, समझे? सर देखिए, आप सीनियर हैं, आप जो बोलेंगे मानेंगे हम। लेकिन सर, सीरतपुर के शो के बाद हमें हमारे पैसे दे दीजिएगा। ठीक है, अब जाइए और जाके सो जाइए, सुबह निकलना है सीरतपुर के लिए। जी सर। चलिए। थैंक यू संजीव। ये सब लोग सिर्फ तुम्हारी बात सुनते हैं।
आज के बाद तुम ही इन सबको संभालो। और हाँ, उस दिनेश को भी पता नहीं बिना बताए वो कहाँ गायब हो गया। कोशिश कर रहा हूं मैं। जाओ तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। रोहन, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं सर, बस वो एक बहुत जरूरी काम मुझे याद आ गया था, उसे खत्म करके आता हूँ। सब ठीक तो है ना? हाँ सर, सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मैं अभी आता हूँ। हाँ? और हाँ, जल्दी आना। हाँ सर। हाँ सोलंकी, क्या पता चला इसकी मौत के बारे में? बॉस, इस एक्सरे को जरा गौर से देखो। ये शालिनी के गले का एक्सरे है। सोलंकी, यार यहाँ पर क्या है ये? कुछ तो है इधर। एग्जैक्टली। इसके गले पर चोट लगी जिसकी वजह से इसके गले के आसपास की मांसपेशियां फट गई। सर, सिर्फ गला घुटने की वजह से किसी इंसान की ऐसी हालत हो सकती है? नहीं, सिर्फ गला घोटने की वजह से नहीं, कुछ और ही चक्कर है ना? बिल्कुल बॉस। इसके गले पर एक हल्की सी चोट का निशान है। इसी जगह पर इसके कंठ पर खूनी ने वार किया, जिसकी वजह से इसकी नस दब गई और कुछ ही सेकंड में इसकी मौत हो गई। तो क्या सर खूनी ने इसके गले पर मुक्का मारा या किसी भारी चीज से वार किया? नहीं श्रेया, अगर खूनी ने इसके गले पर किसी भारी चीज से या किसी नुकीली चीज से वार किया होता बॉस, तो इसका गला बुरी तरह से कट जाता, बहुत बड़ा जख्म बन जाता। लेकिन यहाँ इसके गले पर तो ऐसा कुछ नहीं। सोलंकी, अब पहेलियां बुझाना बंद कर और बता क्या हुआ है। ठीक, बताता हूँ क्या हुआ। ये रुमाल, इस रुमाल की वजह से इस शालिनी की मौत हुई। रुमाल से? हाँ सर, रुमाल से कैसे किसी का खून हो सकता है? मैं बताता हूँ कैसे हो सकती है। इस रुमाल पे मैंने पत्थर रख दिया और इसे ऐसे बंद करके जोर से घुमाया। इतनी जोर से घुमाया कि इसके अंदर की चीज सीधी जाकर के सामने वाले के कंठ पर लगी। इतनी जोर से कि उसके गले की नस दब गई। नस दब जाने की वजह से उसके दिमाग में ऑक्सीजन का पहुंचना बंद हो गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी मौत हो गई। यही सब कुछ हुआ इस शालिनी के साथ। बस ये एक बहुत पुरानी तरकीब है जिसका इस्तेमाल चोर किया करते थे किसी की हत्या करने के लिए। कमाल है सर, ना खून खराबा ना कोई हाथापाई और एक ही पल में इंसान की मौत। खून करने का पुराने जमाने का तरीका नए जमाने में। खूनी चाकू से वार कर सकता था, गोली चला सकता था, पर उसने इतनी पुरानी तरकीब का इस्तेमाल किया, क्यों? कोई तो वजह जरूर है श्रेया, कोई तो वजह जरूर है। सोलंकी, उन उंगलियों के निशानों के बारे में क्या पता चला जिन पर खून लगा हुआ था? एक मिनट। बॉस, ये जो निशान है दरअसल ये खून नहीं है। खून के निशान नहीं है? नहीं। मतलब? ये सिंदूर है। ये निशान सिंदूर के हैं? तो क्या खूनी हाथों पर सिंदूर लगा के गया था खून करने के लिए? सर, हो सकता है कि खूनी कोई औरत हो, क्योंकि कोई आदमी भला अपने हाथों पर सिंदूर क्यों लगाएगा? लगाएगा, कोई आदमी अपने हाथों पर सिंदूर जरूर लगाएगा। याद करो वो वीडियो, शालिनी की शादी का वीडियो। दुशासन! याद आया विनीत? शालिनी की शादी की वीडियो में एक नाटक चल रहा था, महाभारत का नाटक, और उस नाटक के एक कलाकार के हाथ में सिंदूर लगा हुआ था। सिंदूर, तो कहीं ये खून उस सिंदूर वाले कलाकार ने तो नहीं किया? ढूंढना पड़ेगा इस सिंदूर वाले कलाकार को। माफ कीजिए कांस्टेबल साहब, लगी तो नहीं? सीआईडी के यहां पहुंचने से पहले मुझे अपना काम खत्म करके जल्दी यहां से निकलना होगा। ये रहा। मजे आ गए।
जिंदगी भर के लिए गरीबी से छुटकारा मिल गया। यहाँ रखते हैं। भाई अलीना, सब तैयार है? हाँ, सब तैयार है। गाड़ी भी आते ही होगी हमें ले जाने के लिए। 9 बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोग। संजीव, अरे यार संजीव, बचा ले मुझे यार। क्या हुआ? अरे वो रूहान एंड वक्त पे वो हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? अरे ठीक से बताइए ना मुद्दू साहब, क्या किया रूहान ने? ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया मेरा। उसकी हिम्मत तो देखो, सुबह 5 बजे मुझे फोन करके बोलता है कि मुद्दू साहब बस अब मैं जा रहा हूँ, वापस कभी नहीं आऊंगा। भला ये कोई बात हुई? मतलब ये कि रूहान ने भी हमारी नाटक मंडली छोड़ दी? हाँ संजीव, ये सब क्या हो रहा है? पहले दुर्योधन गया और अब अर्जुन भी। सीरकपुर में हम अपना नाटक कैसे करेंगे? सुनो, वो तुम्हारा कलाकार कहाँ है जिसके हाथ में सिंदूर लगा हुआ था और वो अर्जुन का किरदार निभाता था? बुलाओ उसे। वो तो रूहान है। हाँ रूहान, बुलाओ उसे। कैसे बुलाएं उसे सर? हम उसे नहीं बुला सकते। नहीं बुला सकते क्या मतलब? बुलाइए उसे। सर, क्योंकि वो नाटक मंडली छोड़कर जा चुका है। क्या कहा? तुम्हारा ग्रुप छोड़कर चला गया? वो चला नहीं गया है, भाग गया है वो, समझे? भाग गया। सर, लगता है इस रूहान ने ही शालिनी का खून किया है और उसके गहने भी चुराए। रूहान का कमरा कहाँ है? आइए सर, ये कमरा है रोहन का। अच्छा, ये रोहन का कमरा है? जी सर। उसका कोई रूम पार्टनर था क्या? कोई रहता था उसके साथ इस कमरे में? कोई नहीं सर, रोहन यहाँ पर अकेले रहता था। रोहन अकेले ही रहता था? ठीक है, कमरे को अच्छी तरह से छान मारो, एक एक कोना। विनीत, इससे बाथरूम चेक करो। यस सर। सर। हाँ, क्या है विनीत? ये देखिए सर, मिट्टी। मिट्टी का पानी? ये क्या? ये तो कीचड़ है। बेसिन में तो पानी है ही नहीं। क्या बीच में पानी गया था क्या? जी सर, थोड़ी देर के लिए बंद था। पानी बंद हुआ था, इसका मतलब है रूहान बाहर से आया था, शायद गार्डन में से, हाथ पैर धोने के लिए। गार्डन में से मतलब समझ गए तुम लोग? यस सर, एक बात तो पक्की है, रूहान ने वो गहने वहीं बागीचे में छिपाए हैं। हाँ, बगीचे में, जमीन के नीचे। लेकिन अब तक वो गहने ले नहीं जा सका होगा। हमारा कांस्टेबल जो तैनात है वहां पर। माय गॉड, देखो इसकी नब्ज चालू है क्या? जिंदा है सर। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। जिसका डर था वही हुआ है। गार्डन की तरफ चलो। देखो कहीं पर कुछ गड़बड़ लगती है क्या? जूतों के निशान। ये क्या? यहां भी है। ये देखो, इस तरफ जा रहे हैं। ये देखो, देखा? वहां पर मिट्टी खुदी हुई है। अब देखते हैं। ये देखो, मिट्टी खुदी हुई है। मतलब रूहान ने गहने यहीं पर छुपा के रखे थे, यहीं पर। फिर गहने उठाए और भाग गया, हमारे कांस्टेबल को बेहोश करके। ये देखो क्या चमक रहा है जरा। ये कुछ है। जरी का टुकड़ा। सर, हाँ? इस तरह की जरी तो दुल्हन के कपड़ों में इस्तेमाल की जाती है। दुल्हन के कपड़ों में इस्तेमाल होती है? हाँ सर। तो फिर इस रूहान ने वो गहने दुल्हन के कपड़े में ही लपेट कर रखे थे यहाँ इस गड्ढे में। तो शालिनी को रूहान ने ही मारा है। चलो
चलो भाई पहुंच गए सीरकपुर और ये रहा हमारा डाक बंगला। आ जाओ भाई सब लोग। मुद्दू साहब, पता नहीं हमारी नाटक मंडली को किसकी बुरी नजर लग गई है। ये दिनेश अचानक गायब हो गया और ये रूहान, चोरी और कत्ल का इल्जाम है उस पर। सीआईडी भी ढूंढ रही है। क्या होगा हमारे नाटक का? अब किसी ने सपने में भी तो नहीं सोचा था ना कि रूहान एक अपराधी निकलेगा। देखो भाई, केशवर में जो कुछ हुआ उसे भूल के अपने काम पे ध्यान दो। रात गई बात गई। लेकिन हाँ संजीव भाई, आज रात में जो 7 बजे का शो है उसका क्या होगा? तो क्या होगा? लाइट, साउंड और स्टेज की जिम्मेदारी हमारी है और उसे हम अच्छे से निभाएंगे। क्यों? और जगह भी चेक कराएंगे। लेकिन हाँ मुद्दू साहब, बतौर मैनेजर की जिम्मेदारी तो आपको अच्छे से निभाइए। मुद्दू साहब, एक ही कलाकार क्या अर्जुन भी बनेगा और शकुनी भी? नहीं, अपने साथ साथ आप हमारा भी मुंह काला कराएंगे। कम से कम कलाकार का तो इंतजाम करके दीजिए। अरे यार संजीव कलाकार है, कोई भाजी तरकारी नहीं कि मार्केट गए और पाव किलो और किलो के हिसाब से ले आए। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना यार। चल आओ सब आओ। सर, इस किट्टू पाने वाले को पूछ के देते हैं, शायद इसे कुछ पता हो। जी कहिए साहब, हमारा ही नाम किट्टू है। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ सीआईडी। इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ, इस आदमी को देखा है कहीं? इसका नाम रूहान है। इसे आखिरी बार नीले रंग की पैंट और हरे रंग की कमीज में देखा गया था। तो बताओ, क्या तुमने इस आदमी को देखा है? क्या तुम जानते हो इसे? हाँ साहब, इस आदमी को कैसे नहीं पहचानूंगा मैं, जानता हूँ मैं इसे। कहाँ देखा? साहब आज ही देखा है। कितने बजे? आज सुबह ही, यही कोई लगभग 9 बजे आया था साहब। 9 बजे? जी हाँ 9 बजे। तुम्हें तो पता ही होगा ना, तुम्हारे यहाँ के जमींदार दिवाकर जी की बेटी का खून हुआ। जी हाँ मुझे मालूम है। तो हमें इस आदमी पर शक है कि उनकी बेटी का खून इसने किया है। इस आदमी ने खून किया है? हाँ। क्या तुमने इसे अकेले ही देखा या फिर इसके साथ कोई और भी था? नहीं साहब, वो तो अकेला ही था। और क्या बता सकते हो इस आदमी के बारे में? हाँ साहब, उसने मुझसे पूछा था कि केशवर बस स्टॉप से सबसे पहली बस कितने बजे निकलेगी। केशवर बस स्टॉप, पहली बस? इतने सारे लोग तुम्हारे यहाँ पर आते होंगे खरीदारी करने के लिए, ये रूहानी तुम्हारे दिमाग में कैसे बैठ गया? याद कैसे नहीं रहेगा साहब, वो आदमी बहुत ही अजीब था। मतलब? देखिए साहब, उसकी वजह से मेरे यहाँ पे चोट भी लगी है। ये चोट कैसी लगी तुम्हें? क्या उसने तुम्हें मारा था? नहीं साहब, मारा तो नहीं था। तो फिर कैसे लगी? जब आखिरी बार आया तब। ये लो साहब। अरे ऐसे क्या चिल्ला रहे हो? हाथ पे लगा है, गर्दन पे नहीं लगा है। अगर गर्दन पे लगता ना तो तुम्हारी मौत भी हो सकती थी। ये तो बहुत ही खतरनाक है। 15 मिनट में बस स्टॉप से पहली बस मिल जाएगी आपको। ठीक 6 बजे निकलती है बस। हाँ हाँ शुक्रिया शुक्रिया, जा रहा हूँ। और हाँ, शुक्र मनाओ कि जा रहा हूँ, वापस लौट के नहीं आऊंगा, वरना रुमाल में पत्थर बांधकर रुमाल घुमाता था। यही है हमारा आदमी, यही है। थैंक यू। सर, कहीं रूहान सारे गहने उस काले बैग में रखकर भाग तो नहीं गया? सारे गहने लेकर भाग गया है वो, मगर शहर की तरफ गहने बेचने के लिए। कलाभवन नाटक मंडली के कलाकार पर शक है मुझे। रूहान नाम है उसका, रूहान। हाँ, वो यहाँ से काले बैग में गहने लेकर शहर की तरफ आ रहा है, वो गहने बेचने के लिए। देखो हाथ से निकलने न पाए, उसकी फोटो भेज रहा हूं मैं तुम्हें। गुड। और अभिजीत से कहना इस कलाभवन नाटक मंडली का पूरा इतिहास निकालने के लिए, पूरा इतिहास, सिर्फ रूहान पर नहीं, इस नाटक मंडली के सारे कलाकारों पर शक है मुझे। ओके? केशवर बस स्टॉप, लेट्स गो। सर, ये जीवराम जी हैं, ये नचिकेत जी। नमस्ते सर। ये रंगमंच के बहुत पुराने कलाकार हैं। इन्होंने देश भर में नाटक के कई प्रयोग किए। जीवराम जी, नचिकेत जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर हम सीआईडी के कुछ काम आ सके तो ये हमारा सौभाग्य हो। पंकज, आप लोग ये फोटो देखिए, इसके बारे में क्या जानते हैं आप लोग? क्या बात है, इस फोटो को देख के आपके चेहरे के हाव भाव कुछ बदल गए? आप लोगों के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इस नाटक मंडली के बारे में कोई गहरा राज जानते हैं। बताइए, क्या जानते हैं आप? जी, कलाभवन रंगमंच की बहुत पुरानी संस्था है। ये तो हम भी जानते हैं जीवराम जी। आप हमें ये बताइए कि आप ऐसा क्या जानते हैं इस मंडली के बारे में जिसे देख के आपके चेहरे का रंग उड़ गया?
सर हमारे नाट्य जगत का सुहाना काल चल रहा था, तब इस कला भवन के कलाकारों ने उस पर ग्रहण लगा दिया। कलाकारों ने ग्रहण लगा दिया? वो कैसे? जी कलाकारों के रूप में बहरूपिये थे, बहरूपिये। कलाकारों के बेश में ये चोरों की टोली थी। ये क्या कह रहे हैं आप? कला भवन के कलाकार चोर थे? जी साहब। अच्छा, ये लोग सिर्फ छोटे शहरों में ही अपने शिकार करते थे या फिर बड़े शहरों में भी जाते थे? सर सिर्फ छोटे शहरों में। और उनकी एक खासियत थी, वो नींद में लोगों का खून करते थे और उनके जेवर और पैसे लेकर गायब हो जाते थे। तो फिर ये लोग कभी पकड़े कैसे नहीं गए? पता नहीं साहब, हर बार बच जाते थे। और उस जमाने में ज्यादा पाबंदियां भी तो नहीं थी। उस जमाने में? ये कितने साल पहले की बात कर रहे हैं आप? ये हम 1890 की बात कर रहे हैं। 1890? कला भवन नाट्य संस्था का आरंभ 1890 में हुआ था। तब उसमें सिर्फ 5 लोग थे। धीरे धीरे संख्या बढ़कर 15 की हो गई। कुछ सालों तक चोरी करने के बाद अचानक एक दिन ये टोली गायब हो गई और फिर 1995 में फिर से कुछ कलाकारों ने मिलकर इसी नाम से संस्था शुरू की। लेकिन सर आप कला भवन के बारे में इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं सर? नचिकेत जी, कला भवन के कलाकारों ने कला भवन की घिनौनी कला फिर से दिखानी शुरू कर दी है। फिर से शुरू कर दी? जी हाँ। कल एक शादी में नाटक के दौरान उन्होंने दुल्हन का खून कर दिया और उसके गहने लूट लिए। आप दोनों एक बात बताइए, कला भवन के इतिहास के बारे में आपको इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिली? नाट्य संग्रहालय में से। उसमें सभी जानी मानी संस्थाओं की जानकारी दर्ज की जाती है। दिवाकर जी की बेटी का खून और चोरी का तरीका उन्हें संग्रहालय से मिला होगा। सर मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। क्यों? सर क्योंकि वो संग्रहालय तो कई साल पहले बंद हो चुका है। सर नाट्य संग्रहालय के बंद होने के बावजूद इन अपराधियों को लूटपाट और खून करने के तरीके के बारे में जानकारी कहां से हासिल हुई? जानकारी तो कहीं ना कहीं से निकाल ली होगी निखिल, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 1890 में कला भवन के कलाकारों ने खून करना और लूटपाट करना शुरू किया था और उन्हीं से प्रेरणा लेके कला भवन की इस नई टोली के किसी कलाकार ने शालिनी का खून कर दिया है। सुनिए। बोलो भाई। जरा अपनी मुंडी ऊपर करोगे? हम लोग सीआईडी से। इस आदमी को देखिए, क्या इसे आपने देखा है यहाँ बस स्टैंड पे? चेहरा कैसे याद रहेगा साहब? इस काउंटर पर इतने लोग आते हैं, कैसे याद हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से जितनी भी बसें जाती हैं सुबह 9 बजे, क्या वो वापस लौटी हैं? देख के बताता हूँ साहब। लॉन्ग रूट की 4 बसों को छोड़कर सारी बसें आ चुकी हैं। ये जो बस आ रही है, क्या वो भी यहाँ से 9 बजे गई थी? हाँ साहब, ये 9 बजे गई थी। एक राउंड पूरा करके अभी आई। थैंक यू। रुको। अरे क्या चाहिए आपको? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। एक बात बताओ, इस आदमी को जानते हो? जी साहब। साहब ये तो वही आदमी है जो उस लड़की के साथ था। लड़की? कौन लड़की? कुछ बता सकते हो उसके बारे में? हाँ साहब। साहब उसने लाल रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी, व्हाइट शर्ट, बड़ा सा चश्मा लगाया हुआ था, स्कार्फ और पाँव में लंबी एड़ी वाला सैंडल था साहब, जैसे वो शहर की लड़कियां पहनती है ना साहब, वैसा। और क्या बता सकते हो? साहब हम जब यहाँ पर पहुंचे तब तो ये लड़की यहाँ अकेली खड़ी हुई थी, शायद इसी आदमी का इंतजार कर रही थी। बाद में जब बस यहाँ से निकलने लगी तो ये आदमी यहाँ भागता हुआ आया। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, फिर हमारी बस में चढ़ गए। अच्छा, और उतरे कहाँ? साहब वेलापुर स्टॉप पे उतरे थे 11 बजे। वेलापुर 11 बजे? मतलब ये रूहान वेलापुर गया है। वेलापुर। घड़ी आ चुकी थी संबंधों के प्रलय की। निश्चित करना था दानवीर करण को कि वो किसका समर्थक बने, अपने परम मित्र एवं संरक्षक दुर्योधन का या अपने सौतेले भ्राता पांडवों का। हमारे प्रिय मित्र कर्ण, आप केवल हमारे मित्र ही नहीं, हमारे भ्राता स्वरूप भी हैं। किंतु आज इन परिस्थितियों में हम आपसे एक प्रण की अपेक्षा रखते हैं, मित्रता के बंधन में बद्ध ना करते हुए। यद्यपि आपको कदापि अनुचित लगे तो अवश्य ही हमारे निवेदन को अस्वीकार कर दीजिएगा। प्रण ही नहीं, यदि प्राण भी मांगोगे तो कर्ण के कदम लड़खड़ाएंगे नहीं। सखा दुर्योधन, हमें आभास है कि आपकी मंशा क्या है। मैं पुत्र कर्ण वचनबद्ध होता हूं कि महाभारत के युद्ध में जिस समय तक मेरे शरीर में श्वास रहेगी, शत्रु की तलवार आपके शरीर से
रक्त की एक बूंद भी निकाल ना सकेगी। सर, इस गांव वाले ने फोन करके मुझे बताया कि यहाँ पे एक लाश गिरी है। उसके बाद तुरंत मैंने आपको फोन किया सर। ये देखिए सर, यही वो लाश। माय गॉड, पलटाओ इसे। सर, ये तो रूहान है। अरे बैग खोलो। देखो कोई गहने हैं क्या इसके पास, अच्छी तरह से चेक करो। नहीं सर, इसकी जेब में भी कुछ नहीं। सर, ये देखिए, रूहान के गले पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा शालिनी के गले पर था। सर, वो काला बैग भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। वही तो, काला बैग भी नहीं, गहनों का नामो निशान नहीं। इसका मतलब है रूहान का खून गहनों के लिए ही किया गया है, और जिसने भी ये खून किया है बड़ी बेरहमी से पॉलिथीन बैग में उसकी लाश को डाल दिया है। किसने किया होगा रिहान का खून? कहीं वो लाल स्कर्ट और सफेद शर्ट वाली लड़की तो नहीं? जरूर उसी लड़की ने खून किया है रूहान का। और है कौन ये लड़की, लाल स्कर्ट और सफेद शर्ट वाली? सर। हाँ विनय। सर, रूहान की लाश को फोरेंसिक लैब भिजवा दिया सर। गुड। सर, हाँ, आसपास कहीं पे सुराग या सबूत भी तो नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि रूहान का खून किसने किया है? सुराग और सबूत नहीं मिला तो क्या हुआ फ्रेडी? गवाह तो हैं, लोगों की गिनती भी बढ़ गई है। किसी ने तो देखा होगा रूहान को और उस लड़की को। कौन सी लड़की सर? जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उसने लाल रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी, सफेद रंग की कमीज, एक काला चश्मा लगाया हुआ था और स्कार्फ ओढ़ा हुआ था। मैंने नहीं देखा साहब। मैंने देखा था साहब। साहब, जैसा हुलिया आप बता रहे हैं वैसे हुलिये वाली लड़की को मैंने देखा था। कहाँ देखा था उसे? मेरी चाय की दुकान के सामने एक बस स्टॉप है, वहां पे देखा था साहब। एक फोन करना था। लोकल का 5 और एसटीडी का 10 रुपया 1 मिनट का। ठीक। मेम साहब, आपके पास मोबाइल है और आप यहाँ से फोन कर रहे हो? तो अपना काम से काम रखो। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ, मुझे माल मिल गया। मैं वेलापुर से निकल रही हूँ, 2 घंटे में पहुँच जाऊँगी। ये लो, छुट्टा देने की जरूरत नहीं है। अजीब लड़की है। मुंबई जाने वाली बस में बैठी? हाँ साहब, मुंबई जाने वाली बस ही थी। यही लड़की है, इसी ने रूहान का खून किया है, इसी लड़की ने। फोन पे माल की बात कर रही थी, इसका मतलब वो गहने भी उसी के पास है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई सर। क्या? यहाँ से मुंबई का रास्ता करीब 4 घंटे का है, लेकिन उसने फोन पर कहा कि वो 2 घंटे में पहुंच रही है। अच्छा, मुंबई 4 घंटे की दूरी पर, और उसने फोन पर कहा कि वो 2 घंटे में पहुंच जाएगी। फ्रेडी, पता लगाओ यहाँ से मतलब वेलापुर से 2 घंटे की आसपास कितने शहर या गांव है, जल्दी। यस सर। अच्छा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें उस लड़की के बारे में जो कुछ भी याद है, वो दिखती कैसे, वो हमें बताओ, हम उसका चेहरा बना देंगे। हाँ, मदद करोगे? जी साहब। और एक बात बताओ, जब वो फोन पर बात कर रही थी तब वो कुछ लिख रही थी ना कागज पर, तो क्या तुमने देखा वो क्या लिख रही थी? सर, वो कागज पर कुछ फूल बना रही थी। फूल बना रही थी? ओके, थैंक्स सर। हाँ,
वेलापुर से 2 घंटे पे सिरखपुर है। सिरखपुर? क्या फ्रेडी, क्या कहा तुमने? सिरखपुर? हाँ सर। सिरखपुर? अरे यही तो वो जगह है जहाँ पर इस नाटक मंडली का अगला शो है, कला भवन नाटक मंडली का। सिरखपुर। मगर सर, अगर ये लड़की सीरकपुर जाने वाली थी तो उसने मुंबई जाने वाली बस क्यों ली? यही तो, ये लड़की बड़ी खड़बड़ है, बड़ी चालाक है। इसे पकड़ने के लिए जाल रचना पड़ेगा। कला भवन नाटक मंडली का नाटक महाभारत। महाभारत। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।